नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंच रहे हैं। अब बता दें, इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही उनके आवास पर मौजूद हैं। शीर्ष नेतृत्व की इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, संगठनात्मक मजबूती को लेकर 27 के चुनाव की तैयारियों को लेकर नितिन नवीन सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार सहयोगी दलों से लेकर खुद की पार्टी के भी नेताओं को आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं कि चुनावी मैदान में किस तरीके से उतरना है, चुनावी मैदान में किस तरीके से बड़ी रणनीति के साथ जनता के बीच पहुंचना है। और उसी बीच देखिए, अब राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हैं। जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है उसके मुताबिक आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंच रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही उनके आवास पर मौजूद हैं। शीर्ष नेतृत्व की इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। जरा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके की हलचल है? देखिए, सहयोगी दलों से बातचीत, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और उसके बाद अब डिप्टी सीएम के आवास पर भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ रणनीतियां समझ में आ रही हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूर्व कार्यक्रम था उसके हिसाब से कहा गया था कि 1 बजे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचेंगे। उसके पहले उन्होंने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ होटल ताज में बैठक की है। उसके बाद वो प्रबुद्ध जनों से मिले हैं और 1 बजे यहाँ पर पहुंचना था। हालांकि थोड़ा विलंब हुआ, वो 1:28 पर ठीक यहाँ पहुंचे। और आप देख रहे हैं कि अंदर हम लोग ब्रजेश पाठक के आवास के भीतर मौजूद है और यहाँ परिसर में गहमा गहमी दिख रही है। हालांकि बहुत गिने चुने लोगों को ही यहाँ पर एंट्री दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य पहले ही यहाँ पर आ गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और उसके बाद 1:28 पर जो नितिन नवीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यहाँ पर आए हैं। अंदर सभी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है, बैठक चल रही है। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन अंदर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के आवास पर मौजूद है। और यहाँ का माहौल मैं दिखा दूं एक बार, सुमित कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि नजारा दिखाएं चारों तरफ। यहाँ जो भी अतिथि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनको बुलाने के लिए, और ये जो चारपाई लगी है, चूंकि ब्रजेश पाठक के आवास पर जब आए हैं तो उसके पहले जो प्रचार प्रसार हुआ है वो अवधपुरी के रूप में हुआ है। लखनऊ को अवधपुरी के रूप में ब्रजेश पाठक ने तमाम पोस्टर जो शहर में लगे, अवधपुरी के रूप में फेमस जो नाम है लखनऊ का पुराना नाम, उसके नाम से पोस्टर लगवाए। तो अवध की जो तहजीब है, संस्कृति है, वो यहाँ पर नजर आ रही है। चारपाइयां पड़ी हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सब यहां पर आएंगे और इन्हीं चारपाइयों पर बैठकर मीडिया से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो बात सामने आ रही है, तो ये पूरा लुक और जो भजन भी आपको यहाँ सुनने में आ रहे हैं, जो बैकग्राउंड में भजन चल रहे हैं, वो भी पूरे अवध के एक एक भजन को चुन चुन कर यहाँ पर चुनकर लाया गया है। उन्हीं अवध के सारे भजन है। तो ये पूरा आवरण, ये पूरा जो औरा है, ये अवधपुरी की तरह अवध की याद दिला रहा है। और अंदर चूंकि ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों हैं, तो अंदर बैठक चल रही है। करीब आधा घंटा हो चुका है बैठक शुरू हुए। तमाम चीज़ों को लेकर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि तमाम चीज़ों को लेकर अंदर बातचीत हुई है, संगठन को लेकर बातचीत हुई है, 2027 की रणनीति को लेकर बातचीत हुई है। और सबसे खास बात जो है वो आपस में जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर पिछले कुछ महीनों से एक आपस में एक संवादहीनता की स्थिति थी, बड़े नेताओं के बीच में असंतोष की स्थिति थी, कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति थी, उसको लेकर बातचीत हो रही है कि नाराजगी को लोगों को। विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे मुख्य फोकस, जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे मुख्य फोकस नितिन नवीन का क्या रहा, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। हालांकि मतभेद की स्थिति पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही थी, लेकिन उनका साफ कहना है कि मतभेद पार्टी के भीतर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष से हमारी असली लड़ाई है, विपक्ष के सामने आप विरोध दिखाइए। तो सबसे मुख्य फोकस आपको क्या नजर आया उनके इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान?
देखिए प्रगति, कल जब नितिन नवीन यहाँ पर आए हैं और उन्होंने पहली बैठक की है, जो मंडल स्तरीय बैठक है, जिसमें सभी प्रकोष्ठ, जो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, 6 प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, किसान मोर्चा, SC ST प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और OBC प्रकोष्ठ, सारे प्रकोष्ठों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की है। उस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, तमाम लोगों ने असंतोष जताया था, उनको तवज्जो न मिलने की बात कही थी और ये भी कहा था कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे, वो तमाम चैनल के माध्यम से बता भी चुके हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। ये असंतोष कल उनके भीतर था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खुलकर नजर आया, प्रकट किया लोगों ने। और असंतोष को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी ऐसी स्थिति हो, मतभेद नहीं होना चाहिए, चुनावी माहौल है, इस समय अगर मतभेद होगा तो 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। तो इन सारी मुश्किलों के समाधान के लिए, इन सारी मुश्किलों को खत्म करने के लिए नितिन नवीन ने कल ही निर्देश दे दिए थे और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आपस में जो संवादहीनता की स्थिति है, मतभेद की स्थिति है, उसको दूर किया जाए। इसके अलावा संगठन को मजबूत किया जाए। बूथ लेवल पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि बूथ लेवल पे किस तरह से कार्यकर्ताओं को सशक्त करके, क्योंकि बूथ जीतना सबसे बड़ी कड़ी है इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने बूथ के नीचे भी पन्ना प्रमुख बनाए हैं, लेकिन पन्ना प्रमुख अपना काम कर रहे हैं, बूथ की स्थिति थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। तो बूथ कैसे मजबूत करें, इस बात पर मंथन हो रहा है। इसी बूथ के सहारे आगे की, चूंकि कई आज जो सुबह बैठक हुई, उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री बनता है, तो ऐसे में बूथ की मजबूती बहुत फोकस है। सुबह ये तय हो गया था कि सबसे ज्यादा ध्यान बूथ पर देना है और उसी के सहारे 2027 का रास्ता आसान होना है। तो आज चर्चा मतभेद दूर करने की है, आपसी जो मनमुटाव है उसको दूर करने की है। इसके अलावा बहुत सारी रणनीतियां हैं 27 के चुनाव को लेकर और हमें लगता है अंदर जो बातचीत हो रही है इसी रणनीति के आधार पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए, आपको ये भी बता दें, इससे पहले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां यूपी को बेहतर राज्य बनाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ सीएम योगी के नेतृत्व में जो देश की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, उनका भरोसा भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। 27 में भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो वहीं आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष और खासकर सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार फिर कमल खिलेगा और जनता विकास के साथ है। स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी को कार्यकर्ता आधारित पार्टी बताते हुए संगठन की ताकत पर जोर दिया। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की एकजुटता और संगठनात्मक तैयारियों की जानकारी दी। पूरे कार्यक्रम में 2027 चुनाव और संगठन विस्तार पर खास फोकस देखने को मिला है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। देखिए, पहली बार माननीय नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पहली बार यूपी में आए हैं और जो एनडीए के घटक दल हैं अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और एनडीए के जो घटक दल हैं सभी चारों दलों से मुलाकात किया है। मुलाकात के बाद आगामी 2027 की चर्चा, जो चीजें धरातल पे हैं उसको अवगत कराया गया। जैसे एक सर्टिफिकेट बनाने का गुण खरवार जाति का है, काफी लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा हुई है और 27 में हम 17 से ज्यादा सीटें जीते उसके लिए चर्चा हुई है। आज से नहीं जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी तक यात्रा एक ही मूल मंत्र है
एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। इसीलिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और कमल का चुनाव चिन्ह उसका फूल है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और कमलवाद को देखता है। और देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, राज्य का नेतृत्व योगी जी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाने का मंत्र दिया गया और कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका चिंता हमेशा होती रहे। और यही क्योंकि भविष्य का आज का कार्यकर्ता कल का नेता है, कार्यकर्ता ही तो कल नेता बनता है, इसलिए उसी के आधार पर आज बात है। देखिए 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने प्रदेश में काम किया है उसके बल पर बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश गुंडा राज नहीं चाहता है, माफिया राज नहीं चाहता है, परिवारवाद नहीं चाहता है, दंगा नहीं चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। इसे सबने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। और वहीं लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साहित्यकारों और कलाकारों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की है। बैठक में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों, साहित्य और कला से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने इसे सकारात्मक, बौद्धिक और पूरी तरह गैर राजनीतिक संवाद बताया। तो वहीं पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु ने कहा कि साहित्य और राजनीति का रिश्ता हमेशा से रहा है और संवाद लोकतंत्र की ताकत है। इस दौरान प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। मालिनी अवस्थी और डॉक्टर विद्या बिंदु ने तीजन बाई को भारतीय लोक कला की महान हस्ती बताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी यहाँ पर आज हम लोगों के साथ एक बहुत अनौपचारिक बैठकी करने आए थे और ये उनका ही प्रस्ताव था, विचार था कि लखनऊ में आकर के वे मिले और हम आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी उन्हीं के आवास पर हम सब लोगों की बैठकी हुई और उन्होंने यहाँ पर जलपान किया, नाश्ता किया, दही जलेबी का नाश्ता किया और बात लखनऊ और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों पे चल रही थी। क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या नया चल रहा है, नए लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं कि नहीं। तो एक बहुत अच्छी सकारात्मक गैर राजनीतिक बौद्धिक चर्चा रही और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अत्यंत सहज हैं और बहुत विनम्र हैं, बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत आनंद आया। साहित्य और राजनीति दोनों का बहुत प्राचीन रिश्ता रहा है। बीच में साहित्य से राजनीति अलग हो गई थी जिसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा और आज़ादी के बाद ऐसा लगा कि सबके जो आशाएं थीं वो थोड़ा सा लगा कि अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए पूरी तरह से। तो शासन को सबसे पहले तो पारदर्शी होना चाहिए और बुद्धिजीवियों से परामर्श लेकर के क्या सुधार होना चाहिए, इस दिशा में एक अच्छी पहल है। और संवाद बहुत ज़रूरी है कि घरों में जा कर के सबसे मिलना और जो भी कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनसे मिल करके उनसे राय लेना, ये शासन के लिए बहुत अच्छा कदम है शासन की ओर से। और वहीं देखिए राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले को लेकर सियासत दिनों दिन लगातार तेज हो रही है। अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। आलोक कुमार ने कहा कि अगर नेताओं के पास कोई सबूत, गवाह या जानकारी है तो उसे जांच एजेंसियों के सामने रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे जांच और अधिक निष्पक्ष और व्यापक हो सकेगी। तो वहीं राम मंदिर से जुड़े इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब जांच की दिशा को लेकर नई बहस छिड़ती नजर आ रही है। बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा
कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है, कोई आरोप उसमें नहीं है, इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। और देखिए इसी बीच बड़ी खबर नागपुर से है, जहां राम मंदिर में दान गबन के मामले में संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी संक्षिप्त बयान सामने आया। मीडिया ने आज नागपुर में जब मोहन भागवत से इस संबंध में पूछा तो उनका जवाब था कि आप सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बयान देख सकते हैं। बता दें, उन्होंने दत्तात्रेय के बयान का जिक्र किया और साफ ये संकेत दिया कि दत्तात्रेय होसबोले का बयान ही संघ का बयान है। राम मंदिर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है दत्ता जी का, वही देखो उनकी कंप्लेंट प्रतिक्रिया मोहन जी राम मंदिर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है दत्ता जी का, वही देखो उनकी कंप्लेंट प्रतिक्रिया राम मंदिर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है दत्ता जी। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि दत्तात्रेय होसबोले ने इस विषय पर आखिर क्या कहा था। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या में कल मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। बता दें, ट्रस्ट पदाधिकारियों का अयोध्या पहुंचना भी लगातार जारी है। परमानंद और गोविंद देवगिरी अयोध्या पहुंचे हैं, तो वहीं विश्व प्रसन्न तीर्थ शाम तक पहुंचेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्र और नृत्य गोपाल दास और दिनेंद्र दास पहले से ही मौजूद हैं। बैठक में बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है और देश भर की नजर इस समय अयोध्या पर ही टिकी हुई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां कल अहम बैठक होनी है। मंदिर ट्रस्ट की कल अयोध्या में अहम बैठक होनी है। बता दें, ट्रस्ट पदाधिकारियों का अयोध्या पहुंचना भी लगातार जारी है, लगातार अयोध्या पहुंचते नजर आ रहे हैं। परमानंद और गोविंद देवगिरी अयोध्या पहुंचे हैं, ये जानकारी सामने आई है। विश्व प्रसन्न तीर्थ शाम तक पहुंचेंगे, तो वहीं चंपत राय, अनिल मिश्र अयोध्या में ही मौजूद हैं। तो अहम बैठक है ट्रस्ट की। आपको बता दें, इस दौरान कई अहम बातें जो हैं वो भी खुलकर सामने आती नजर आएंगी। बैठक के लिए आए हैं, सब कुछ है, लेकिन निर्णय के बाद ही कुछ कहेंगे। इतना काम किया है संगठन ने कि यही नहीं किया, अयोध्या में किया, उज्जैन में किया और वाराणसी में किया,
इतने लोग आने लगे कि कमरे बड़े महंगे जाने लगे, रिक्शे वालों का काम चल गया, सारे लोगों का काम बना है। बड़े उत्साह की बात, जो कसर होगी फैसले के बाद आगे जो बाकी है उसका और हो जाए। और वहीं अयोध्या में आज चंपत राय के समर्थन में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। बता दें, बैठक का मुख्य उद्देश्य हालिया विवादों और आरोपों के बीच चंपत राय के पक्ष में एकजुटता दिखाना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। उन्होंने अपील की कि बिना ठोस सबूत के किसी की छवि खराब करना उचित नहीं है। जो है राम चोरी को लेकर के जिस तरह से सत्ता विरोधी नेताओं के द्वारा भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं, गुमराह किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया था कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव के कहने पर ये घपला किए। अखिलेश यादव इल्म बताते रहे, टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे। 980 बार जो है अखिलेश यादव टिन्नू यादव की बातचीत हुई। जिस दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था उस दिन 3 बार बातचीत हुई, ये कॉल डिटेल से मालूम हुआ है। तो इसलिए इसमें इंडी गठबंधन का बड़ा षड्यंत्र है, देश दुनिया जान चुकी है। और इसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी यह निर्दोष है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए निष्पक्ष काम कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर जितने लोगों की व्यवस्थाएं थी, जो लोग संलिप्त थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो लोग जिस काम के लिए जिम्मेदार थे उनसे पूछताछ हो, पूछताछ के बाद में उनको बेनकाब करने का भी काम करिए और जो दोषी हो तो हम सब आपके साथ में खड़े हैं, उनको उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारे लिए राम सर्वोपरि है, हमारे लिए अयोध्या सर्वोपरि है, अयोध्या की गरिमा सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए कोई व्यक्ति महान नहीं है। इसी शब्दों के साथ आप सबको जय श्री राम। वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को जो दोषी ठहराया जा रहा है, केवल उन्हीं को इंगित किया जा रहा है, केवल उन्हीं को टारगेट पर रखा जा रहा है, उसको लेकर है, जिसमें अयोध्या की जनता और आसपास के लोग भी उनके साथ में है, पूरी अयोध्या उनके साथ है। इसलिए ये जो बैठक है वो केवल उसका मुख्य उद्देश्य है कि केवल टारगेट एक व्यक्ति को न किया जाए, पर दोषियों के आड़ में जो निर्दोष हैं उन पर कोई दंडात्मक कार्यवाही या उनका इस्तीफा जैसे कोई बात स्वीकार न हो, इस बात की मांग किया। 5 दशकों में एक व्यक्ति को देखा गया है जिसके नाम पर 1 इंच की जमीन नहीं है, जिसके द्वारा एक भी भ्रष्टाचार नहीं है, जिसके द्वारा एसआईटी गठन की मांग की गई है, जिसके द्वारा अभी तक निष्पक्ष सहयोग किया जा रहा है एसआईटी का, जो दोषियों को दंड दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नाम आ रहा हो चंपत राय जी है, केवल उनकी बात अयोध्या के साधु संतों में चल रही है। और वहीं देखिए, रामधन गबन मामले में जांच तेज हो गई है और आरोपियों से जेल परिसर में पूछताछ जारी है। विवेचक आशुतोष त्रिपाठी अयोध्या जेल पहुंचे और कोर्ट की अनुमति के बाद पूछताछ भी शुरू की गई। बता दें, मामले में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और मनीष पांडे से सवाल जवाब हो रहे हैं। पूछताछ के दौरान पूरे प्रकरण से जुड़े अहम तथ्यों को खंगाला जा रहा है। तो वहीं जांच एजेंसियां मामले की हर कड़ी को जोड़ने में भी जुटी हुई हैं। तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। तो आपको एक बात बता दें कि इस दौरान इन सब से पूछताछ होगी और इतना साफ है कि कई सारे अहम खुलासे भी होने हैं। जांच एजेंसियां लगातार हर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हर पहलू से इनसे पूछताछ करने की भी कोशिशें करती नजर आ रही है। और वहीं सीतापुर में सपा कार्यालय के बाद अब कांग्रेस कार्यालय पर भी नोटिस जारी किया गया है। नगर पालिका ने कांग्रेस कमेटी को नोटिस देकर घंटा घर के ऊपरी हिस्से के इंद्राज पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि रसूल की जमीन पर कब्जा कर अवैध अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन ने 15 दिन के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब नहीं मिला तो इंद्राज निरस्त कर पुनर्ग्रहण की कार्रवाई भी की जाएगी। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अवनीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले के तहत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सीतापुर जनपद में जब से डॉक्टर आर राजा गणपति आए हैं तब से लगातार जो अतिक्रमण की भूमि है
उनको लगातार कब्जे में लिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए ऐतिहासिक इमारत, जिसको घंटाघर कहते हैं, उसके 1/6 जो भाग संख्या है उस पे 4 तारीख को नगर पालिका के द्वारा एक नोटिस जारी किया। बाकायदा उस पे कहा गया कि साक्ष्य सहित जो भी इसका स्वामित्व रखते हैं, साक्ष्य सहित 15 दिनों के अंदर वो दाखिल करें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह जमीन जो है सरकार के निहित में चली जाएगी। जी, तो 15 दिन का समय दिया गया है इस दौरान कि 15 दिन के भीतर अगर साक्ष्यों सहित जवाब नहीं दिए गए तो उसके बाद सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि 15 दिन के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं इस मामले में। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब नहीं मिला तो इंद्राज निरस्त कर पुनर्ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।